समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता है। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रहे हैं? उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। डंके की चोट पर आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर क्या मजहबी डिस्काउंट दिया जा सकता है? आतंकवादी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्या उन्हें धार्मिक तुष्टीकरण के टूलकिट बनाया जा सकता है? यह सवाल बहुत मायने रखता है। आज डंके की चोट पर यह सवाल इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी शासन में वापस लेकर किसकी मदद की गई है। सुनिए अमित शाह ने पहले क्या कहा, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से और भी सवाल हम आपके सामने रखेंगे। 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो? उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। तो अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अमित शाह के इंटरव्यू की चर्चा आज देश के हर प्रमुख अखबार में है और एक एक करके हम दिखाते भी हैं कि देश के जितने टॉप अखबार हैं किस तरीके से इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, और पूरे देश में आतंकवाद के मामले पर भी चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे हाथ में नवभारत टाइम्स है, जिसमें इस इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। आतंकवाद के मसले पर जो गृह मंत्री ने बातें की है उसकी चर्चा इस इंटरव्यू में, इस अखबार में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये इंटरव्यू छपा हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण जो कि बहुत पढ़ा जाता है ये अखबार, इसमें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि यहां भी इंटरव्यू की चर्चा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में भी इस इंटरव्यू की चर्चा है, और एक एक करके चर्चा इस तरीके से है कि आतंकवाद के मामले पर समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन बीजेपी हमलावर है। इंटरव्यू में बेबाक तरीके से गृह मंत्री ने एक एक करके सवाल पूछे। तो आज डंके की चोट पर सवाल यही है कि समाजवादी सरकार क्या आतंकवाद के लिए हॉटस्पॉट थी? क्या आतंक के अपराधियों से, आरोपियों से सिर्फ इसलिए केस वापस लिए गए क्योंकि उनका धर्म एक खास राजनीतिक समीकरण को सूट करता था? लेकिन क्या किसी राजनीतिक समीकरण के लिए देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है? और अगर समझौता हुआ तो क्या यूपी की जनता के लिए आतंक प्रेमी पार्टियों पर वोट वाली चोट करने का टाइम आ चुका है? यह सवाल यकीनन आपके जहन में भी होगा। तो इस वक्त एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, सीधे सीधे हम उनका रुख करते हैं। इस वक्त कौन कौन मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, अनिला सिंह बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, अरुण राजभर सुभाषपा से हैं, अभिषेक सुधीर राजनीतिक विश्लेषक, और इसके अलावा अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट। एक एक करके हम सबके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की लीडर अनिला सिंह का रुख मैं करती हूँ। अनिला सिंह, आप हमलावर हैं, आप एक एक करके सवाल पूछ रही है। बीजेपी के हर नेता, चाहे सीएम योगी हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, केंद्रीय मंत्री, सभी सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब चुप्पी। मेरी सबको राम राम जी। और इस असलियत से तो कोई भी नहीं मुंह छुपा सकता कि समाजवादी पार्टी का अगर मैं प्राय कहूं तो ये अपराधीकरण, आतंकवाद, इस प्रकार की जो नेगेटिव एक्टिविटीज हमारे देश में होती है, हमारे प्रदेश में होती हैं,
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो है सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इनके लिए तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी ना, राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं ये नेता की देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं, परिवारवाद में इतने चूर हो जा रहे हैं ये, इनको लगता है कि हमें गद्दी पर रहना है, उसके लिए अगर हमें आतंकवादियों के भी मुकदमे लड़ने पड़े, उनके लिए भी पहल करनी पड़े तो हम करेंगे। अपराधियों को अपने संरक्षण में रखना है तो रखेंगे, क्योंकि हमें उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी चुनाव के दौरान, चाहे वो पैसे से लेनी पड़े, चाहे वो दहशत से लेनी पड़े। तो इनका जो स्वार्थ है ये देश हित से कहीं ऊपर है। इनका स्वार्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने राष्ट्र के विषय में सोचती है, फिर पार्टी के विषय में सोचती है, फिर कहीं आपका खुद का नंबर आता है। पर ये राजनीतिक दल जो हैं केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। अभी राजभर साहब बैठे हुए हैं ना, अरुण राजभर, पूछ लीजिए कि किसको टिकट दिया है पूर्वांचल में। हाँ, वो माफिया नहीं है, उसके परिवार से दिया कि नहीं दिया, और बहुत चौड़े हो गए। अरुण राजभर, आप मुस्कुरा रहे हैं, दो गुटों की झड़प की खबर की बात हम इस वक्त बैठ के नहीं कर रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से आतंकवाद के मसले पे बात कर रहे हैं। आतंकवाद जो कि सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए। और अगर ये मसला सामने आया है तो सवाल सीधे सीधे आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने जिनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की है, और पूर्वांचल में तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग का जनाधार है, तो पूर्वांचल की जनता को ही कम से कम जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो आतंकवाद जैसी बात नहीं चर्चा होती। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं। भाई साहब, आप हर बार बेरोजगार के मुद्दे पे, उस पे हम अलग से डिबेट कर लेंगे। जब आपसे आतंकवाद पे पूछो तो आप कोई और मुद्दा लेके आ जाते हैं। नहीं, मुद्दा अरे आप जवाब दीजिए। अगर आतंकवाद चुनावी माहौल है, उन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन आतंकवाद को आप क्या कमतर आंक रहे हैं? क्या आप आतंकवाद के मुद्दे को कमतर आंक रहे हैं? बीजेपी लेकर आ जाती है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, छोड़िए बीजेपी को, आप बीजेपी को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूर्वांचल की जनता को जवाब दीजिए जिसके वोट के लिए आप वहां पे जाके पसीना बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट पूर्वांचल से नहीं मिलेगा। हाँ, खदेड़ा हो चुका है। अरे उनको क्या मिलेगा, उनके ऊपर छोड़िए, वो तो 10 मार्च को तय हो जाएगा। बीजेपी को, सपा को, भाजपा को क्या मिलेगा? आतंकवाद पे बात कीजिए। इस वक्त मैं डिबेट कर रही हूँ आतंकवाद पे आप बात कीजिए। पब्लिक इस वक्त सुन रही है, और व्यवस्था मजबूत करने की बात होगी। आप आतंकवाद पे बात नहीं करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है क्लियर कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद भाजपा के लिए मुद्दा बना है। हाँ। क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महंगाई तो कम कर नहीं पाए। हाँ। तो फिर आतंकवाद तो लाना ही पड़ेगा ना। हाँ। हिंदू मुसलमान तो लाना ही पड़ेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं में 11 लाख पद खाली है सरकारी, 5 साल में तो भर नहीं पाए। माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम 11 लाख पद नौजवानों को रोजगार देंगे। अपनी बातों में खुद फंसेंगे। 23 लाख जो है जनाब, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। राजभर साहब जरा बताइए, आतंकवाद में आपने धर्म का आंसर ढूंढ लिया, क्लियर बता रहे हैं क्या? 5वें चरण तक सफाया तो तय हो चुका है। अरुण राजभर, क्या तय हो चुका है? ये पब्लिक पे छोड़ते हैं ना, हो जाएगा। ये पब्लिक पे छोड़ते हैं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आतंकवाद पे नहीं बोलेंगे, नुकसान आपको होगा। पब्लिक सुन रही है, उसको आपसे सफाई चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सवालों से दूरी बनाई है, आप भी सवालों से दूरी बनाएंगे। चुनाव इस वक्त पूर्वांचल में है, याद रखिएगा, चुनाव इस वक्त पूर्वांचल में। 2 मेरे गेस्ट और हैं। अगर आप आतंकवाद के मसले पे नहीं बोलेंगे तो फिर मैं क्या ही आपसे सवाल पूछूंगी। मेरे दर्शक बहुत समझदार है, वो खुद समझ जाएंगे कि क्या आतंकवादियों को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या उनके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा अभिषेक सुधीर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आपसे भी अभिषेक जी यही सवाल पूछूंगी, क्या आतंकवादियों के मसले पे आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे? अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। अभिषेक सुधीर, मेरा सवाल ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मैं फिर से रुख करूंगी। हम चाहेंगे कि इनका ऑडियो ठीक किया जाए। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। सुधीर जी, आपको आवाज मिल रही है? मुझे तो मिल रही है। अवधेश कुमार मैं बोल रहा हूँ। जी अवधेश, मुझे आपसे ये समझना है, ये जब भी आतंकवाद के जी अब आ रही है। जी ठीक है, मैं आप ही से फोन से पैच कर दीजिए ना। इन्हें पैच कीजिए भाई साहब।
क्या आपको आवाज आ रही है? आखिरी बार मैं सुधीर जी आपसे पूछ रही हूँ, सुधीर जी को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब अवधेश जी, मुझे आपसे सीधा सीधा ये समझना है कि ये जब भी हम आतंकवाद के मसले पे जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी जो भी हैं, वो एक सुर में कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। क्या आतंकवाद का मसला एजेंडा हो सकता है? एक के बाद एक अगर मैं दर्शकों के सामने वो तमाम धमाकों के बारे में जिक्र करना शुरू करूं तो रूह कांप जाए कि आतंकवाद कितनी बड़ी परेशानी है हमारे देश के लिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आएगा जाएगा, एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन देश की सुरक्षा और आतंकवाद का मसला भारत ही नहीं पूरी दुनिया को आतंकित और परेशान किए हुए है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को बिल्कुल ध्यान होगा, 2005 से वहां विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ था। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, रामपुर, गोरखपुर से लेकर के और अभी लखनऊ तक विस्फोट हुए और उसके बाद दोबारा विस्फोट हुए हैं। फिर कैसे लोग पकड़े गए हैं, जगह जगह इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं, ISIS के पकड़े गए हैं, अलकायदा के जी का ऑडियो ठीक हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो पकड़े गए हैं। तो अब इसको नकार देना एक चुनाव के लिए, लेकिन अब सोच इसमें यह है कि शायद आतंकवाद पर हम बोलेंगे तो मुस्लिम वोट हमसे कट जाएगा। ये बहुत खतरनाक सोच है। ये आतंकवाद वोट का मसला नहीं है, ये किसी समुदाय का मसला नहीं है। आतंकवादी हमले करते हैं तो उसमें मुसलमान भी मरते हैं। क्या इस देश का मुसलमान आतंकवादियों का समर्थक है कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी अगर आतंकवाद जैसे इतने भयानक मसले को, जिससे हमारा देश बड़े दुनिया में आतंकवाद तो भले बाद में आया हो, लेकिन भारत तो 1990 के दशक से 84-85 से भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। पंजाब से लेकर के कश्मीर और यहाँ तक हुआ है। अब उसको नकारना कि ये बीजेपी का मुद्दा है, सुन के मुझे अचरज होता है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे बोल रही है ये बात। क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि आतंकवाद का खतरा भारत में नहीं है? जो बातें खुफिया एजेंसियां दे रही हैं, जो दुनिया की एजेंसियां दे रही हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो सब बिल्कुल झूठ है। और केवल इसलिए अभिषेक सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यही मैं भी कह रही थी, अवधेश जी जो बड़ी बातें आप कह रहे हैं, यही मैं भी कह रही थी कि जब भी आतंकवाद का मसला हो तो उस पे तो खुल के बोलना चाहिए। और जिस पार्टी का नेता सामने है, जिस पार्टी का चेहरा सपोर्ट करता हुआ सामने है, उससे सवाल पूछिए। अगर बीजेपी में ऐसा है तो उससे भी सवाल पूछिए। अगर समाजवादी पार्टी में है, सुभाषपा में है, जिसमें है, उससे बेबाक होकर सवाल पूछना चाहिए और ये सबका अधिकार भी है। अभिषेक सुधीर, मुझे सीधे सीधे आपसे यही समझना है कि क्या अभी भी चुप रहेंगे ये लोग जिनसे सवाल पूछा जा रहा आतंकवाद के मसले पे? अब राजभर जी जो है बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, वो तो असली मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? तो क्या आतंकवादी का एक वो मसला है? आतंकवाद मुद्दा नहीं है। हमने कब कहा रोजगार मुद्दा नहीं है? भाई साहब, आप पत्रकारिता है या प्रवक्ता है? आप पत्रकार है या प्रवक्ता? कुछ और है आपके पास नया? ट्राई कर लीजिए। कुछ और नया है आपके पास एलिगेशन के लिए? एलिगेशन की बात नहीं है, आप बात करने, आप राजभर जी को बात करने दीजिए ना। मैं आपसे वो वरिष्ठ नेता है। मैं आपसे क्यों नहीं पूछूं आतंकवाद? वरिष्ठ नेता है। वो राजभर जी वरिष्ठ नेता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। उनको बात करने दीजिए ना। बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, इसमें गलत क्यों? अगर मेरे डिबेट का टॉपिक आतंकवाद है और मैं एक पूरा डिटेल ये लेके बैठी हुई हूँ तो मैं क्यों? आपने बेरोजगारी पे कितने डिबेट किए बताइए रीमा? आज नहीं कर रही हूँ ना। आज अगर मैं इस पे कर रही हूँ तो आप नहीं बोलेंगे। आप कभी किया? आप खुल के बता रहे हैं, आप खुल के बता रहे हैं कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दर्शक क्लियर सुने। कौन ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं को मेरे दर्शक क्लियर सुने, आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं अनिला जी आपके पास आती हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर आप आतंकवाद के मसले पे नहीं बोल रहे हैं तो क्लियर ये मैसेज है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। अनिला जी। जी बिल्कुल, देखिए आतंकवाद पे नहीं बोल सकते। सुधीर जी जो हैं समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, ये आतंकवाद पे नहीं बोल सकते। फिर जिन लोगों का सहारा लेके ये राजनीति करते हैं उनके विषय में ये कैसे बोलेंगे? वो तो इनके आका हैं, वो तो इनके वोट दाता हैं। तो चाहे वो अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो, जो इनके वोट दाता है उनके विषय में कैसे बोल सकते हैं? मैं तो गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में
आजमगढ़, सोनभद्र, कानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अलीगढ़, मिर्जापुर और देवबंद यहाँ ATS सेंटर बनवा रही है। आपकी सरकार ने क्या किया था? केवल आतंकवादियों की बटालियन बनवाई थी। हमारी सरकार तो ATS की बटालियन सेंटर्स बनवा रही है। अपराधियों के गढ़ बनवाए। इनको प्रज्ञा ठाकुर और सारे नेताओं के बारे में बताते हैं, किया कि नहीं किया? अनिला जी, मैं आपके पास आती उस अपराधियों का अभिषेक सुधीर और अब गरीबों के लिए अभिषेक सुधीर और अरुण राजभर दोनों को विंडो में लिया जाए। मैं दोनों से एक साथ बात करती हूँ इस वक्त, और मैं जरा कुछ डिटेल अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ और आप लोग भी सुनिए कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। वाराणसी में सुनिए, पहले वाराणसी में 2006 में घटना होती है। कन्विक्ट नहीं हुई थी अनिला जी, एक बार आतंकवादी मैं इन लोगों से बात करूं, एक बार अनिला जी आप भी सुनिए। आप एक टेरर अक्यूज्ड को सांसद बना रहे हैं, एक टेरर अक्यूज्ड को आप सांसद बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या किया है, अब ये मैं दर्शकों को बता रही हूँ। वाराणसी में 2006 में घटना होती है, आरोप किस पे जाता है? शमीम अहमद पे। 5 मार्च 2013 को मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया जाता है और हाई कोर्ट ने अखिलेश सरकार का ये फैसला निरस्त किया। आरोप लगा रहा हूं मैं आप पे। गोरखपुर में मई 2007 में घटना होती है। 5 मार्च 2013 को अखिलेश गवर्नमेंट उस चेहरे को लेकर भी, जिसका नाम है ये सुनेंगे नहीं ना, ये सुनेंगे नहीं, मेरे दर्शक सुन रहे हैं, मेरे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। तारिक काज़मी 5 मार्च 2013 पत्रकार है या प्रवक्ता? यहाँ पे आदेश दिया गया कि इसके ऊपर से केस वापस ले लिया जाए। फिर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल दिया, निरस्त कर दिया। एलिगेशन लगाइए, आप तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग। एक और सुनो मामला, बिजनौर में ऐसा ही हुआ, लखनऊ में ऐसा ही हुआ। लखनऊ में ये क्या हुआ, ये मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ। अजीउर रहमान के ऊपर केस हुआ और केस के बाद फिर अखिलेश गवर्नमेंट ने क्या किया, केस वापस करने के लिए वहां पे आदेश दिया। हाई कोर्ट ने फिर दखल दिया, फिर निरस्त किया। आप नफरत फैलाना चाहते हैं, अच्छा, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। शमीम अहमद आतंकवादी है, सपोर्ट करते हैं उसको। शमीम अहमद आतंकवादी है, सपोर्ट करते हैं उसको। लेते रहिए मुसलमानों की नाम लेते रहिए। मैंने डिटेल बता दिया, दर्शक तय करेंगे। कुछ कहिए। देखिए ऐसा है, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर बैठे हुए हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। अनिला सिंह, आपको नाम मालूम है? सरफराज, मोहम्मद तारिक, अहमद हसन, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली, अजीर रहमान, नौशाद, नूरल, याकूब, नासिर, कलीम, कौन है ये लोग? इनका मुकदमा वापस लेने के लिए पहल करी ना आपके नेताओं ने। ये आतंकवादी वो लिस्ट है जिनके मुकदमे वापस लेने के लिए आपके नेताओं ने पहल करी। वलीउल्लाह याद है, मोहम्मद तारिक याद है, फैजाबाद ब्लास्ट, गोरखपुर ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट, रामपुर ब्लास्ट, और पहुंच गए कोर्ट में। भाई इनका बेल वापस कर लो, इनको बेल दे दो, इनको बेल दे दो, जेल में मत रखो। आतंकवादियों का गढ़ बनवाते हैं, अपराधियों का गढ़ बनवाते हैं। हम हैं जो ATS की यूनिट्स बनवाते हैं, हम हैं जो अपराधीकरण को कम करते हैं। अपराधी रफा दफा हो जाते हैं और आप लोग अपराधियों को अपने पल्लू में छुपाते हैं। इस प्रदेश की जनता देख रही है, इस प्रदेश की जनता देख रही है। अपराधीकरण कम हुआ है तो उद्योग बढ़ा है, उद्योग बढ़ा है तो नौकरियां भी मिल रही है। सरकारी नौकरियां बेचते थे, एक सरकारी नौकरी बेचते थे। जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी, ठेका छोड़ा जाता था। मैं आपके पास आती हूँ, अवधेश जी मेरे साथ हैं और राजभर जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अवधेश जी, मैंने बकायदा दर्शकों के सामने भाई साहब दोनों सुनने को तैयार ही हैं। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगी। लोग थक गए आपके बकवास से। प्लीज भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, इस तरीके से बातचीत नहीं। नहीं, बकवास बोलने के लिए गाली गलौज से नीचे बात नहीं कर सकते। आप लोग ये सड़क नहीं है, 2 शब्द अंग्रेजी के बोल लेते हैं, ये सड़क नहीं है, ये सड़क नहीं है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज करके, उल्टी सीधी बातें करके। अवधेश जी, मुझे आपसे ये जानना है, मैंने सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रखा और कब कब कोर्ट में, कब कब थाने में जाकर आरोप वापस लेने की कोशिश की गई और हाईकोर्ट की फटकार कितने दफा लगी, हाईकोर्ट ने कितने दफा सरकार के फैसले को निरस्त किया, ये आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रख चुकी हूं। लेकिन फिर भी अगर बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है तो क्या ये इशारा पब्लिक तक भी पहुंच रहा है? देखिए, बात को गोल गोल तो घुमा नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे बता रहे हैं।
वो जो कोर्ट के फैसले हुए इस देश में आतंकवादियों के विरुद्ध, जो कोर्ट ने सरकार के निर्णय को पलटा आतंकवादियों की रिहाई के विरुद्ध, ये तो सारे पर प्रश्न उठा रहे हैं ना कि आतंकवाद की बात करना ही मुसलमानों के खिलाफ बात करना है। और ये हैरत का विषय है। अरे भैया, आतंकवादी जो है इराक में, ईरान में, लीबिया में भी हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो मुसलमानों को ही मार रहे हैं ना। और भारत में जो हमले हुए, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, सब जगह हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए हैं। आप लोगों को आतंकवाद का मामला, मुसलमानों का मामला कैसे लगता है? लेकिन अगर मुसलमान पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी के रूप में, तो उसके नाम लेने में क्या समस्या है कि इसमें हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है? अच्छा, मुझे तो अधेश ये भी कहना है कि कोई कलाम बने तो सही, कलाम बनने वाले को हम सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। खड़ा होने वाले ये देश ये नहीं स्वीकार सकते हैं कि आतंकवाद एक मसला है। ये देश अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सर आंखों पे बिठाता है। ये भी तो इतिहास है। नहीं, 20 करोड़ हमारे देश में मुसलमान हैं। थोड़े कोई कह रहा है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें अगर हैं, उसमें प्रभावित हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और कोई उत्तर प्रदेश में थोड़े पकड़े गए हैं, मुंबई में पकड़े जा रहे हैं, वहां तो शिवसेना की सरकार है। वो पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, वहां तो तृणमूल की सरकार है। पंजाब में पकड़े गए, उस समय कांग्रेस की सरकार है। तो ये तो आतंकवाद हमारे देश के लिए एक भयावह मामला है, दुनिया के लिए मामला है। और चुनाव के समय ये मुद्दा बनना ही चाहिए। अगर आतंकवाद जैसा विषय मुद्दा नहीं बनता है तो फिर मुद्दा क्या बनेगा? बेरोजगारी मुद्दा है, लोगों की आर्थिक स्थिति मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ अरुण राजभर। अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ये कह रही है कि हमने दंगा रोक दिया, हमने माफियाओं को सलाखों के पीछे कर दिया, तो ये सच्चाई है? और अगर आपके पास कोई डेटा है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन आपको भी तो आतंकवादियों पर जवाब देना होगा। बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया था। तब वो आतंकवादी नहीं थे जो सुबोध सिंह की हत्या किए थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साइकिल आ रही है और छड़ी का डंडा जो चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अपनी गड़ी हुई मुद्दे को उखाड़ रही है। गड़े मुर्दे को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। क्योंकि के मामले को पिछली बार भी गड़े हुए मुद्दे कह रहे थे। निगाह से भाजपा को देख रही है, जनता नफरत की निगाह से भाजपा को देख रही है। जनता बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सजा का ऐलान हुआ है, तो क्या ये गड़े हुए मुद्दे हैं? मतलब कोर्ट ने गड़े हुए मुद्दे उखाड़ दिए हैं। राष्ट्र के मुद्दे नहीं है। कोर्ट ने गड़े हुए मुद्दे उखाड़े हैं। प्रधानमंत्री, कोर्ट का फैसला गड़ा हुआ मुद्दा है। प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, तो आतंकवादी घुस कैसे रहे हैं? आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? कोर्ट के फैसले नहीं, हम कोर्ट के फैसले भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब कोर्ट ने फैसला दिया और उस घटना में 8 उत्तर प्रदेश के रहने वाले आतंकवादी हमला हुआ था, उन्हीं के राज में तो वहाँ हमला हुआ था। आतंकवादी अगर थे उस घटना में और उसमें से कि पिता की तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ वायरल हुई है, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या है, अगर हम यह बात कर दें कि नवाज शरीफ के साथ मोदी जी की फोटो वायरल हुई है, नहीं क्या कैसे दीजिएगा? प्रूफ लाइएगा तब तो कहिएगा। के मजार पर भाजपा चादर चढ़ाई है, कैसे कह दीजिएगा? यह बात आपको बुरा लगेगी, क्योंकि आपको भाजपा को बचाना है, देश को नहीं बचाना। आपको मुझे भाजपा को बचाना है, आपको आतंकवादी को बचाना है, आपको भाजपा को बचाना है, हमें देश को बचाना है, आपको भाजपा को बचाना है, आतंकवादी को बचा रहे हैं, आतंकवादी को बचा रहे हैं आप, आतंकवादी को बचा रहे हैं आप, आतंकवादी को बचा आतंकवादी ने हम चाहते हैं कि न्यायालय जो फैसला करे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कौन करेगा? कौन करेगा? एक आतंकवादी का पिता। और सवाल पूछो तो हम भाजपा के लिए बोल रहे हैं। अरे इतने मासूम मत बनिए, सफाई के रास्ते पहुंचाएगी। यहाँ दर्शकों की ताकत पे हम बैठे हैं, यहाँ दर्शकों की ताकत पे बैठे हैं, समझे? दर्शक तो एकदम तैयार हैं। जैसे आपको हंसी आ रही है ना, वैसे मुझे भी हंसी आ रही है कि ये देश किस तरीके का हमारा लोकतंत्र है कि आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं लोग खुलेआम बैठ के टीवी डिबेट में। नहीं, देखिए हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गलत बात मत फैलाइए। नहीं, आप अभी भी मैं सवाल पूछ रही हूँ, अगर 8 उत्तर प्रदेश के आतंकवादी है तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ये मामला बनेगा? हम इस देश में अनिला जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनिला जी जितने दफा सवाल पूछा जाए बढ़ाना चाहते हैं, जवाब नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जो है ना, जो 2 बैसाखी समाजवादी पार्टी ने ली है, या मैं कहूँ साइकिल में जो 2 पहिए लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रालोद जिसका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में और पार्लियामेंट में 0,
0। और दूसरा पहिया लिया है राजभर साहब की पार्टी का। ये जमानत जब्त पार्टी थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो 4 एमएलए इनके चुनकर आए। जमानत जब्त पार्टी मतलब 2 जमानत जब्त पार्टियों को पहिए बनाकर ये साइकिल चलाकर और ये सोच रहे हैं कि गोल को प्राप्ति कर लेंगे। तो बता दीजिए, 2 जमानत जब्त पार्टियों के सहारे समाजवादी पार्टी सोच रही है कि ये सत्ता में आ जाएंगे। आज प्रयागराज में क्या देखा, इनके गुंडों ने क्या किया, क्या तमाशा किया प्रयागराज में, लाठीचार्ज करना पड़ा। गुंडागर्दी तो इनकी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मुसलमान जो बदमाश मुसलमान है छोड़े होके कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, हिंदुओं को हम देख लेंगे। बलात्कार आप गाँव गली गली जाइए, जो बदमाश मुसलमान है वो ये बात कह रहे हैं। आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इतने ज्यादा स्वार्थ में डूब जाते हैं कि अगर कोई मुसलमान आतंकवादी है, कोई मुसलमान अपराधी है, उसको भी आप टिकट दे देंगे, उसके भी मुकदमे आप करने बैठ जाएंगे। क्यों अभी अरुण जी आपके पिताजी तो खुलकर बोलते हैं ना, खुलकर बोलते हैं कि उनके रिश्ते मुक्ता अंसारी के साथ कैसे हैं, रफीक अहमद के साथ कैसे हैं, जितने भी बदमाश हैं सबके साथ कैसे हैं। आपके पिताजी खुलकर बोलते हैं ना कि दोस्ती है उनसे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं बोलते हैं कि आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ हम लोगों के किसी भी प्रकार के रिश्ते हैं। और मैं तो चैलेंज करती हूँ, बात करिए राजनीति आपने देखी पे बात करिए, शौचालय पे बात करिए, भर्ती पर बात करिए, गैस कनेक्शन पे बात करिए, सबसे ज्वलंत मुद्दे को, सड़क पर बात करिए। जिस आतंकवाद की वजह से इस देश में कई बड़े लीडर्स का खून होया है, भाजपा ने किया। शिक्षा पे बात करिए, गुंडागर्दी भाजपा ने किया। और देश में राजीव गांधी को इन्हीं सारे मसलों की वजह से खोया। कई बड़े लीडर्स चले गए और आतंकवाद को हम इतने हल्के में ले रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जितने चुनाव लड़ने वाले नेता हैं कहते हैं ये मुद्दा ही नहीं है। अवधेश, चलिए दोनों शांत हो जाइए, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। अवधेश की बात बता दूं, 5 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए। वेंटिलेटर पर चले जाओ तो भाजपाइयों, जनता समर्थन नहीं कर रही आपको, इसीलिए तो आतंकवाद ला दिए, महंगाई भुला दी, बेरोजगारी भुला दी। 10 मार्च को तय हो जाएगा, 10 मार्च को तय हो जाएगा। चलिए दोनों के पास में आती हूँ। अवधेश जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, सेलेक्टिव राजनीति है ये। आप देखिए टीवी डिबेट में बैठकर जितने सवाल मैंने पूछे, जिस तरीके से मैंने पूछे, आंकड़ा रख के पूछी, लेकिन कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सेलेक्टिव नहीं, आत्मघाती राजनीति है और ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी हो कोई हो, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के जो इतने हार्ड बड़े सिक्योरिटी मिले हुए हैं, वो किसके भय से मिले हुए हैं? जो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी मिले हुए हैं, वो किनके भय से मिले हुए हैं? अगर आतंकवाद खतरा ही नहीं है तो इनको सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है? सामान्य अपराधी की सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस काफी है। किसी को Z+, किसी को Y+, किसी को Y, किसी को CRPF की सिक्योरिटी, क्यों सिक्योरिटी चाहिए फिर? हमारे देश में पिछले 30 वर्षों में कम से कम 4 लाख के आसपास लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं, कश्मीर से लेकर यहाँ, और जवान तक मारे शहीद हो चुके हैं। और वो केवल बीजेपी के शासन में नहीं हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं। मैं तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 से आतंकवाद का हमला शुरू हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो सबके सरकारों में हमले हुए हैं, सबको खतरे पहुंचे हैं, सबके लोग इसमें गए हैं। आतंकवाद इस देश में क्या दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है, उससे दुनिया पीड़ित है। उसको वोट के लिए कि केवल मुसलमान नाखुश हो जाएंगे, आतंकवाद को नकारना, ये शर्मनाक राजनीति है, आत्मघाती राजनीति है। और इस प्रकार की राजनीति देश के लिए घातक हमेशा साबित हुआ है। अभिषेक सुधीर, आत्मघाती राजनीति, आप आतंकवाद पे थोड़ा टाइम तो दीजिए ना बात करने को। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। मैं जवाब देता हूँ आपको। बोलिए। देखिए रीमा जी, भाजपा की गुजरात यूनिट ने परसों एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें मुसलमानों को फांसी दी गई थी, एंड इंग्लिश में कहते हैं हंग फ्रॉम द गैलोज। वो कार्टून को उन्होंने डिलीट किया था, ट्विटर ने डिलीट किया था। और यही मैं कहना चाहता हूं कि यह नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति है रीमा जी। जी, टेररिज्म एक बहुत अहम मुद्दा है। एटीएस हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एटीएस
पे के बारे में किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि हेमंत करकरे देशद्रोही थे। हेमंत करकरे जो हमारे हीरो है, नेशनल हीरो है, मुंबई 26/11 टेरर अटैक में उन्होंने देश के लिए जान दे दी, शहीद हो गए। उन पे प्रज्ञा ठाकुर जी ने हमला किया। रीमा जी, आप बताइए रीमा जी, सपा के सांसद कोई टेरर अक्यूज्ड है? प्रज्ञा ठाकुर टेरर अक्यूज्ड है, टेरर केस में बेल पे बाहर आए, वो अभी भी सांसद है रीमा जी। उन्होंने बापू पे हमला किया है रीमा जी, उन्होंने गोडसे की तारीफ की है रीमा जी। आप इन बातों से सहमत है रीमा जी? चलिए मैं अब अनिला सिंह जी से पूछिए। हाँ, अनिला सिंह के ही पास जाती हूँ। अनिला जी, ये जो मामला है आप उसको अब दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुधीर अभिषेक को जाकर अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि अखिलेश यादव जी, आप एटीएस की क्यों बुराई करते हैं? हाँ, यहाँ पर ये बैठकर तो प्रशंसा प्रज्ञा ठाकुर कर रही है अनिला जी। एटीएस ये है, अखिलेश जी ने एटीएस के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बुराई नहीं करनी चाहिए, एटीएस को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? प्रज्ञा ठाकुर ने किया। प्रज्ञा ठाकुर ने किया। प्रेशर कुकर बम बनाने वाले आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को निकालिए, प्रज्ञा ठाकुर को इस्तीफा देनी चाहिए। प्रेशर कुकर में फिर खिचड़ी बनानी थी ना, जैसे के बारे में बात, प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनानी थी। प्रज्ञा ठाकुर को आप निकालिए, बोलिए प्रज्ञा ठाकुर देने को। भगवा से इतनी चिढ़ क्यों है? कोर्ट से ही बेल पे है, क्यों है? भगवा से क्यों चिढ़े? पर हम अपनी पूजा अर्चना बेल दिया है। कर सकते हैं। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो सांसद है। भाजपा के सांसद टेरर अक्यूज्ड है। अब और जिस पे हम सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। ये जिन आतंकियों के लिए आपने ये कहा कि इनके ऊपर से आरोप खत्म कर दिए जाए, जिन आतंकियों के अभी हमने नाम लिया करके लड़की को मरवा के अपने प्लॉट में गड़वाने वाले वो कौन है? अभिषेक, अभी जितने लोगों का मैंने नाम लिया उनके ऊपर से आरोप खत्म करने के लिए कहा गया। हमने लिया है। संविधान में अगर प्रावधान है कि कोई आरोपी चुनाव लड़ सकता है तो लड़ सकता है, ये तो संविधान का मसला है, ये लोकतंत्र का मसला है। टेरर आरोपी, बट वो आरोपी टेरर आरोपी है, टेरर केस में आरोपी है। अच्छा, बीजेपी ने कभी आरोप खत्म करने के लिए अपील की कहीं किसी कोर्ट में? जबरदस्ती भगवा को बनना, भगवा से पता नहीं क्या छेड़ा समाजवादी पार्टी। उन्होंने जो हेमंत करकरे के बारे में जो कहा था वो सही था? पूछिए अनिला जी से। हेमंत करकरे पे जो हमला किया प्रज्ञा ठाकुर ने, मुझे आप बता दीजिए कि क्या लेता है तो कोर्ट को ऑनर करेंगे कि नहीं करेंगे साहब? कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, पहले निकालिए उनको। लोकतंत्र में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, उसके तहत वो सांसद है। मुझे आपसे ये जानना है, सीधे सीधे बताइए, अभी भी जिन जिन आरोपियों के ऊपर से मुकदमे हटाने के लिए आदेश दिए गए उसके पीछे क्या है? और एक सवाल तो मुझे अनिला जी मुझे तो एक सवाल ये समझना है कि जब मैं आतंकी कह रही हूं तो आपको मुस्लिम क्यों सुनाई दे रहा है? मैंने तो अपने टीवी डिबेट में किसी भी टेक्स्ट में, मैंने अपने लहजे में कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो डिबेट की शुरुआत से लेकर अभी तक सीधे सीधे कह रही हूँ आतंकी आतंकी आतंकी, मैंने तो कभी नहीं कहा। अब नाम किसी का मुस्लिम है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? क्या मैं जाके नाम लिख रही हूँ? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ। हाँ। प्रज्ञा ठाकुर की नाम भी लीजिए। आप प्रज्ञा ठाकुर का मामला क्यों जप रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर का मामला अलग है और ये को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। तो अहमदाबाद की मामला अलग है। अरे मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, प्रज्ञा ठाकुर अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है। बीजेपी ने एक बार भी कहीं अपील नहीं की है कि केस खत्म किया जाए, कहीं भी किसी भी सरकार को आदेश नहीं दिया है। देवेंद्र फडणवीस की भी वहां सरकार रही है, बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार रही है, एक भी दिन कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट आप बता दीजिए प्रज्ञा ठाकुर को लेकर। अच्छा, लेकिन आपके प्रज्ञा ठाकुर जो बेल में है, आपके ये सारे जो चिट्ठे हैं और जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, साल दर साल क्या स्टैंड रहा है आतंकियों को लेकर, ये मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ। क्या स्टैंड है भाई, क्या कहा है? अखिलेश जी ने जो जवाब दिया मैं बता सकता हूँ। अखिलेश जी ने कहा है, अखिलेश जी ने तो आदेश दिया। अरे बात तो सुनिए, उनकी सरकार में वापस ले लिया गया केस। करने दीजिए। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल दिया, हाई कोर्ट ने फैसला निरस्त किया। आप मानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को? मानते हैं ना? उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त किया बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। सुनिए बात। अब पहली बात ये है कि 2008 में जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुई थी, आपको पता है अखिलेश जी किसके साथ थे? आपको पता है अखिलेश जी कहाँ थे?
अखिलेश जी टेरिटोरियल आर्मी के फिर से सुन लीजिए। अरे आप जवाब भी नहीं सुनना चाहते, इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्रकार नहीं है, प्रवक्ता है। अरे आप कह लीजिए, आपके कहने से फर्क पड़ता। मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। फर्क नहीं पड़ता तो बात तो सुनिए। आप तय करेंगे कि मैं प्रवक्ता हूँ कि पत्रकार हूँ। बात तो सुनिए। हाँ, तो मैं सुन रही हूँ, बात तो सुनिए। जब आप मुद्दे को कहीं और लेके जाएंगे। अहमदाबाद ब्लास्ट हुई थी, आपको पता है अखिलेश जी कहाँ थे? वो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिस में थे। अखिलेश जी धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए थे। हाँ। वो किसके साथ थे वहां? 2006 में भी जी के साथ। 2006 में भी अखिलेश जी सरकार में नहीं थे। जब बनारस में घटना हुई तो बम धमाका हुआ तो नहीं थे सरकार में। लेकिन 2013 में जब वो सरकार में आते हैं तो वो क्या करते हैं? जिस पे आरोप लगता है, जो आरोप लगता है उससे आप जब तीखे सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे ना कुछ और है आपके पास। फर्क पड़ता है, बन जाइए बीजेपी का। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। सिंह से और मच बेटर, आप भी प्रवक्ता बन जाइए। फर्क पड़ता है। अब ये आप तय करेंगे। आप भी ना इंडियन मुलाजिम के आप भी प्रवक्ता बन जाइए। जो ये क्या तरीका है? फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये क्या तरीका है? ये देखिए, मैंने बताया ना, ये समाजवादी पार्टी का आप दिखा रहे हैं कि आपका स्तर क्या है। इस तरीके से डिबेट में ना चलेगा नहीं। और आप भी दिखा रहे हैं सबको। बिल्कुल नहीं, आपका स्तर दिख रहा है। स्तर दिख रहा है आपका। इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता जल्दी खत्म करिए, मुझे दूसरी चैनल पे जाना है। उनके बारे में ज्यादा अच्छी आप वकालत कर सकते हैं। आपकी पार्टी जो है ना आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी, आपकी पार्टी अपराधियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी, आपकी पार्टी जो है भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी, एक एक वैकेंसी का सौदा करने वाली पार्टी। कह रहे हैं सरकारी नौकरी की इतनी वैकेंसी है, वैकेंसी क्यों नहीं दी? आपकी तरह क्या पैसे की दलाली कर हम नौकरियां देते हैं? 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दे चुके हैं। आगे भी जो भी नौकरी दी जाएगी किस डिपार्टमेंट से दी जाएगी। नकल डिपार्टमेंट में 4.5 लाख नौकरी दी है? नकल माफिया को पाल कर रखते थे। वेरी गुड, उनका रैकेट तोड़ दिया गया है। आप मुद्दे पे आए, परेशान है ना, आप मुद्दे पे आए, बताइए। ये वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश को कट्टा सट्टा पट्टा नहीं चाहिए। नमाजवादी पार्टी जाके अज़ा लगाओ। नमाजवादी पार्टी ये ठीक बात है रीमा जी। रीमा जी आप इस बात से सहमत है? नमाजवादी बोलने वाली रीमा जी ये सुन रहे हैं, गलती हो जाती है। ये बदतमीजी नहीं है। कार्यकर्ता जो नमाजवादी ये ठीक है रीमा जी। न्यूज़ 18 इस बात से सहमत है? न्यूज़ 18 इस बात से सहमत है? हम नहीं कह रहे, बीजेपी का कहना है, हमारा कहना नहीं है। बुलंदशहर में माफियों के साथ जब सामूहिक बलात्कार होता है, माफी मांगे अनिला सिंह। क्या कहा था? नमाजवादी चलिए अवधेश जी के पास में जाती हूँ। चलिए आप दोनों के पास में आऊंगी। अवधेश जी, मुझे कंक्लूजन आपसे ये समझना है, तब से आप डिबेट को देख रहे हैं और मैंने आंकड़े सहित आज दर्शकों के सामने पूरी कहानी रखी है। लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी सपोर्टर हो या राजभर हो, दोनों के लहजे को आपने देख लिया। दोनों ने आतंकवाद के मसले जैसे संजीदा मसले पर क्या बोला आपने सुन लिया। ये सियासत किस ओर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, जहां आतंकवाद पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं तो इसमें नया क्या है? जैसे जब बाटला हाउस विस्फोट में मारे, बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, जब मारे गए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी जाते थे आजमगढ़ में और उनके साथ एकता दिखाते थे। जो परिवार के लड़के पकड़े गए थे उनको सजा हो गई, तब भी बयान आया है कि ये सजा गलत है और लोगों ने वहां जा करके बाटला हाउस में जाके पास जाकर के भाषण दिया। ये नया नहीं है इनका तेवर। और आप कह रहे थे कि उस समय शासन में नहीं थे। 2002 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विस्फोट हुए हैं। उन्हीं के काल पे तो अयोध्या में हुआ है, उन्हीं के काल में वाराणसी में हुआ है, उन्हीं के काल में लखनऊ में हुआ है, रामपुर में हुआ है, गोरखपुर में हुआ है। वो कैसे भूल जा रहे हैं? और अखिलेश जी नहीं थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी। ये कैसे भूल जा रहे हैं? ये इस समय जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, किसी के पिता के साथ किसी का तस्वीर हो सकता है, लेकिन वो तस्वीर उन्होंने खिंचवाया ही तभी था जब उस लड़के का नाम आतंकवादियों की सूची में आ गया, वो अरेस्ट हो गया, तो उसके साथ सॉलिडिटी दिखाने के लिए आजमगढ़ के लोगों के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी। और अखिलेश जी को कोई आतंकवादी थोड़े कह रहा है कि आप अखिलेश जी उस समय टेरिटोरियल आर्मी में थे। ये नीतियों की बात होती है। बिल्कुल। अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी सभी देशभक्त हैं,
लेकिन उनकी नीतियां अगर आतंकवाद के समर्थन में जाती है तो उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, उसका विरोध करना पड़ेगा। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस आतंकवाद के मसले पर हम चाहते थे कि पार्टियां खुलकर बोले, उस तरीके से बातें निकलकर सामने आई नहीं। लेकिन इस बीच आज देश के प्रधानमंत्री हरदोई में थे और वहां दुनिया में चल रहे आतंकवाद के मसले पर पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने क्या कहा है, या दुनिया में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले सुनिए आप। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस चुनावी माहौल में पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 को दिया है। इस चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। इस पे भी हम जैसे किटी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा
बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में SSP ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हंगामे के बाद पुलिस ने फिर से जांच करने का भरोसा दिया। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जांच नहीं हुई। इसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 ATM में चोरी की। ये बदमाश इन ATM में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को जल्द नौकरी पर पक्का करने की बात कही। राजधानी में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। कुल मिला के 16,346 सफाई कर्मियों को पक्का करके उनका जीवन बेहतर बनाया जाए। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री MG रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने LOC के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इस चुनाव के पहले इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रेस कोड मानने पर दिया जोर। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बोले, हिजाब विवाद पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे सभी लोगों को मानना चाहिए। इस चुनाव के पहले इंटरव्यू में यूपी चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, राज्य में BSP का वजूद बना हुआ है और मुसलमान भी उन्हें वोट करेंगे, लेकिन कितनी सीट मिलेगी ये कहना मुश्किल है। BSP ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है, मैं मानता हूँ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर भेजी सेना, लेकिन रूस के शांति प्रयासों को अमेरिका ने बताया झूठा। विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा। मुंबई के नगर निगम BMC की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। BMC की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की।
5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ड्रिंक्स पे भी हम जैसे किट्टी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में SSP ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हंगामे के बाद पुलिस ने फिर से जांच करने का भरोसा दिया। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जांच नहीं हुई। इसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 ATM में चोरी की। ये बदमाश इन ATM में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को जल्द नौकरी पर पक्का करने की बात कही। राजधानी में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। कुल मिला के 16,346 सफाई कर्मियों को पक्का करके उनका जीवन बेहतर बनाया जाए। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री MG रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने LOC के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की
और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीधे सीधे कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आतंकियों पर मामले भी दर्ज नहीं होते थे। सुनिए आप। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, तो आतंकवाद के मसले पर सवाल जवाब पिछले कई दिनों से हो रहा है और आज एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुकदमे तक नहीं होते थे। सुनिए आप एक बार फिर से। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते।